हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए स्टूडेंट, आज हम ट्वेल्थ क्लास की हिस्ट्री का हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम बात करने वाले हैं सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक। हम बात करेंगे नगर एवं व्यापार के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। नगर एवं व्यापार यानी कि जो मगध है, मगध के अंदर जो नगर थे, ठीक है, मगध की राजधानी, फिर उसको राजधानी को चेंज किया जाता। इसके साथ ही जो मगध के साथ जो व्यापार हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। फिर मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र कर दिया जाता है। तो पाटलिपुत्र का इतिहास इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट मेरे साथ आप जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लास से इस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं नगर एवं व्यापार के बारे में। देखिएगा, यह हमारा आज का टॉपिक है। देखिए, नए नगरों की हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले कि इन नए नगरों का विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जो अधिकांशतः नगर महाजनपदों की राजधानी थी। ठीक है, यानी कि जो महाजनपद काल की अगर बात करें तो उस वक्त महाजनपदों में जो सबसे जो पावरफुल जो एक राज्य था, नगर था, वो आपको पता है मगध था। ठीक है, तो महाजनपदों में मगध है। फिर उसकी पहली राजधानी राजगिरी, फिर बाद उसको चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब है कि नए नगरों का विकास होने लग गया, यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए नगरों का विकास हुआ, जिसमें अधिकांश जो नए नगर थे उनमें सबसे जो अधिकांश है जो महाजनपदों की राजधानियाँ थी। जैसे हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे प्रमुख नगरों नए नगर निम्न हैं। कौन कौन से देखिएगा। प्रमुख नगरों में दोस्तों देखिएगा कौन है। एक तो आपका पाटलिपुत्र है, ठीक है, और ये जो पाटलिपुत्र नदी मार्ग के किनारे पे स्थित था। ठीक है, इसके साथ ही जो उज्जैनी है, उज्जैन भी आपको पता है भूतल मार्गों के किनारे था। जो पुहार है, ये समुद्र तट के किनारे पे बसा हुआ एक नया नगर था। इसके साथ ही नए नगरों की श्रेणी में मथुरा भी आता था। ठीक है, तो ये 6ठी शताब्दी के लगभग ये जो चार जो है ये नए नगरों की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, जैसे पाटलिपुत्र है, ठीक है, पाटलिपुत्र से पहले राजगिरी ही था, मगध की राजधानी थी। ठीक है, तो ये नदी मार्ग के किनारे होने के कारण ये उपजाऊ जो जलोढ़ मृदा से क्या होता था कि उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, यानी कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा था फसलों का। उससे क्या होता कि ये पाटलिपुत्र भी एक बहुत शक्तिशाली नगर की श्रेणी में उभर के सामने आता है महाजनपद काल के अंदर। ठीक है, तो देखिए प्रमुख नगरों नए नगर निम्न है। ये मैंने आपको बताया, पाटलिपुत्र, उज्जैनी है, पुहार और मथुरा है। अब हम थोड़ा सा जो पाटलिपुत्र, उस पाटलिपुत्र का इतिहास हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, पाटलिपुत्र का इतिहास अगर बात करें तो देखिएगा, पाटलिपुत्र का जो विकास है वो पाटलिग्राम नामक एक गांव में हुआ था। देखिएगा, नाम पड़ता है पाटलिपुत्र। क्यों पड़ता है? क्योंकि एक गांव था, छोटा सा गांव था, यानी कि पाटलिग्राम। ठीक है, इस पाटलिग्राम के नाम से ही पाटलिपुत्र इसका नाम पड़ जाता है, जो अंत में जाके मगध की राजधानी बनता है। क्योंकि आपको पता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध शासकों ने अपनी राजधानी राजगिरी से हटाकर जो इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया और इसका नाम बदल दिया गया, और फिर इसका पाटलिग्राम से क्या हो गया, पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि 5वीं शताब्दी में मगध की जो राजधानी राजगिरी ही थी, राजगिरी को वो पाटलिपुत्र मगध की जो शासक हुआ करते थे उन्होंने राजगिरी को चेंज करके जो मगध की राजधानी पाटलिपुत्र रखते हैं, और वहीं से उसका नाम फिर पाटलिग्राम से पाटलिपुत्र रख देते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते यह मौर्य साम्राज्य की एक राजधानी बन जाता है। कि जैसे 4वीं शताब्दी आते आते आपको पता है कि मौर्य साम्राज्य की ये राजधानी बन जाता है। जैसे आपको चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते ये मौर्य साम्राज्य की क्या बन जाती है, राजधानी बन जाती है, और एशिया का सबसे बड़ा नगर भी बन जाता है। जैसे ही मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, तो ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी बन जाता है, और उस वक्त से ही ये एशिया का सबसे बड़ा क्या हो जाता है, नगर बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि 7वीं शताब्दी आते आते इस पाटलिपुत्र का जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, बहुत कम हो जाती है। इसकी जानकारी हमें एक चीनी यात्री था, स्वेन सांग। ठीक है, स्वेन सांग है, यानी कि इसको हम हेन सांग भी कह सकते हैं, जो 7वीं शताब्दी ईस्वी में ये भारत की यात्रा करते हैं और ये बताते हैं कि पाटलिपुत्र नगर एक खंडहर के रूप में बदल गया था, और उस समय यहाँ की जनसंख्या बहुत
कम थी। तो ये जानकारी xuanzang यानी कि हैंसआंग 7वीं शताब्दी में ये बताता है। ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र का इतिहास हमने देख लिया। अब देखिए वहाँ की जो जनसंख्या है, नगरीय जनसंख्या, उस नगरीय जनसंख्या के बारे में हम बात करते हैं। देखिए नगरीय जनसंख्या के अंदर एक बड़ा टॉपिक है संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार, यानी कि जो संभ्रांत वर्ग के लोगों की चर्चा करेंगे, साथ ही जो शिल्पकार है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा हम बात करें नगरीय जनसंख्या के अंदर संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार की बात करते हैं। यहाँ के जो शिल्पकारों की हम चर्चा कर लें। देखिएगा यहाँ विभिन्न प्रकार के पुरावशेष प्राप्त हुए हैं, यानी कि जो पुरावशेष मिले हैं इनमें उत्कृष्ट श्रेणी की मिट्टी की जो कटोरे हैं और थालियाँ मिली हैं यहाँ पे, और जिन पर चमकदार जो कलाई चढ़ी हुई है, यानी कि इसके ऊपर जो चमकदार इसमें कलर हुआ है, जो मिट्टी के जो बर्तन वगैरह हैं, थालियाँ हैं उनके ऊपर, जिसे उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया है, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तरी कृष्ण मार्जित पात्र कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सोने, चांदी, कांस्य, तांबे, हाथी दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। संभवतः इनका प्रयोग अमीर लोग करते थे। ठीक है, देखिए दोस्तों दूसरी शताब्दी के आते थे क्या होता है कि नए नगरों में एक छोटे अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, जिनको हम दानात्मक अभिलेख हम कह सकते हैं। ठीक है, छोटे अभिलेख होते थे उनको हम दानात्मक अभिलेख कहते हैं। इन पर शासकों के नाम के साथ साथ उनके व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, यानी कि जो दानात्मक जो अभिलेख मिले हैं जो छोटे रूप में होते थे, ये दूसरी शताब्दी के अंदर हमें प्राप्त होते हैं। इससे यहाँ पर क्या था, जो शासक हुआ करता था उनके नाम और उनके जो व्यवसाय करते थे शासक, उनका भी उल्लेख मिला है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है इन दानात्मक अभिलेखों से, धार्मिक संस्थाओं को दिए गए जो दान का विवरण है, यानी कि धार्मिक जो संस्था हुआ करते थे उनको जो दिया गया जो दान है उसके बारे में हमें दानात्मक अभिलेखों से हमें जानकारी मिलती है। देखिएगा दानात्मक अभिलेखों में नगरों से निवास करने वाले लोगों, जैसे हम कह सकते हैं धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुम्हार, स्वर्णकार, लोहाकार, अधिकारी है, धार्मिक गुरु है, व्यापारी है, राजाओं के बारे में भी जानकारी यहाँ से मिलती है इन दानात्मक अभिलेखों के माध्यम से। ठीक है, व्यापारी संघ तथा उत्पादकों का उल्लेख भी मिलता है, जिसे हम श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों जो व्यापारी संघ हुआ करता है, यानी कि व्यापारियों का जो संघ हुआ करता था और जो उत्पादक होते थे उनका भी उल्लेख इन दानात्मक अभिलेखों से मिलता है, जिन्हें हम श्रेणी कहते थे। देखिएगा श्रेणियाँ क्या है, ये कच्चे माल को खरीदते थे, यानी कि जो श्रेणियाँ होती थी ये व्यापारी संघ हुआ करता था, कच्चे माल को खरीदते थे और उनके सामान तैयार करके बाजारों में उनको बेचा जाता था। ठीक है, देखिएगा उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार अगर देखें तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था और अनेक दिशाओं में फैल गया था, यानी कि नदी मार्गों हम भूमार्गों का जाल बहुत ज़्यादा बिछ गया था और यहीं से व्यापार हुआ करता था चारों दिशाओं में। जैसे हम कह सकते हैं कि मध्य एशिया उससे भी आगे तक भूमार्ग थे, यानी कि मध्य एशिया वाले जो तुर्किस्तान, बलूचिस्तान वगैरह है, अफगानिस्तान वगैरह, ये सारा का सारा मध्य एशिया में आता है। तो मध्य एशिया उसकी में आने वाले आगे तक भूमार्ग थे। साथ ही दोस्तों आपको पता है समुद्र तट पर बने बंदरगाहों से भी जलमार्ग अरब सागर से हुआ करता था। जो व्यापार होता है जलमार्ग से, जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे जो आपका अरब सागर से भी व्यापार हुआ करता और किन किन देशों के साथ व्यापार हुआ करता अरब सागर से। देखिए हम कह सकते हैं कि जो उत्तरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इनके सभी जितने भी जो देश है जहाँ से व्यापार होता था ये अरब सागर से होता है। इसके अलावा जो पश्चिमी एशिया है, पश्चिमी एशिया से भी इस आपका अरब सागर से ही व्यापार होता है। इसके साथ ही आपको पता है बंगाल की खाड़ी से भी व्यापार हुआ करता था। चाइना और उत्तर पूर्वी जो जितने भी द्वीपीय देश हैं उनसे बंगाल की खाड़ी से व्यापार होता था। तो कहने का मतलब है यानी कि इस वक्त आते आते जो भूमार्ग है और जलमार्ग इनका बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका था, यहीं से व्यापार हुआ करता था। देखिएगा व्यापार जलमार्गों और स्थल मार्गों दोनों से ही मार्गों से होता था, यानी कि जो व्यापार हुआ करता था जल मार्ग से भी होता था और स्थल मार्ग से भी होता था, लेकिन सबसे ज़्यादा लाभदायक होता था जल मार्ग, यानी कि जल मार्ग से जो व्यापार किया जाता था वो बहुत ही लाभदायक हुआ करता था। ठीक है, तो देखिए इसी को हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा व्यापार जलमार्गों एवं स्थल मार्ग दोनों मार्गों से होता था, लेकिन जो जलमार्गों से होने वाला जो व्यापार था दोस्तों वो लाभदायक होता था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। देखिएगा तमिल भाषा में जो व्यापारी थे, तमिल भाषा में उसको मत्सुपन
ठीक, व्यापारी या जो प्राकृत भाषा में इनको सतवाह या सार्तवाह या सेठी कहा जाता था। तो ये धनी हुआ करते, बड़े ही धनी व्यक्ति होते थे, ये व्यापारी होते थे। ठीक है, देखिए ये क्या करते थे, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु से निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जो धनी व्यापारी हुआ करते थे, जैसे सार्तवाह है, सेठी है ना, मत्स्यवन है, ये सारे के सारे व्यापार करते थे। ठीक है, तो इनको धनी व्यापारी हम कह सकते हैं। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, इसके बारे में और बात करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि रोम से काली मिर्च, मसाले, कपड़े, जड़ी बूटी आदि का हम निर्यात करते थे। ठीक है, और इसके साथ ही हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं, सिक्के और राजा। और जो सिक्कों की अगर हम चर्चा करें तो उस वक्त सिक्के कौन कौन से चांदी के थे, सोने के थे, कौन से राजवंशों के द्वारा चांदी के सिक्के चलाए, तांबे के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए। ठीक है, तो उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आते आते चांदी और तांबे के आहत सिक्के सर्वप्रथम ढाले गए और प्रयोग में लिए गए। आहत सिक्के यानी कि आहत यानी कि आघात देकर सिक्कों को ढाला जाता था। ठीक है, तो ये आहत सिक्के हुआ करते थे, ये 6ठी शताब्दी के अंदर आते हैं। और ये दोस्तों आपको पता, चांदी के भी हो सकते हैं और तांबे के भी हो सकते हैं। देखिएगा, आहत सिक्कों के अध्ययन से पता चलता है कि सिक्कों को जारी करने का श्रेय दोस्तों मौर्य राजवंश को जाता है। तो याद रखिएगा, मौर्य राजवंश को जो आहत सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। सोने के सिक्के सबसे पहले आपको पता है कि दोस्तों प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जो कुषाण जो वंश के जो राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा ये सोने के सिक्के सबसे पहले जारी किए थे। तो दोस्तों आपको पता है कि मैंने एक जो एंशिएंट हिस्ट्री वाला एंशिएंट हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट बना रखा है अपने टीके स्टडी क्लासेस चैनल पे, तो वहाँ पर आप विजिट करके आप कुषाण वंश के बारे में जानकारी ले सकते हो। और जो सोने के सिक्के जारी करने वाला जो पहला जो कुषाण शासक था, उनके बारे में आप जानकारी ले सकते हो। तो वहाँ से पढ़ के आप कमेंट सेशन में बताइएगा कि सोने के सिक्के सबसे पहले किस शासक के द्वारा जारी किए हैं। ठीक है, तो वो याद रखेगा। देखिएगा, इन सिक्कों की समानता रोम और ईरान शासकों द्वारा जारी सिक्कों से मिलती है। जो आपके जो सोने के सिक्के हैं जिसकी समानता हमें रोमन और ईरान शासकों के द्वारा जारी किए थे, दोनों की समानता यही इन सोने के सिक्कों से मिलती जुलती है। सोने के सिक्कों के द्वारा बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का क्या करते हैं, विनिमय यानी कि आयात निर्यात किया जाता था। पंजाब, आपको पता है पंजाब और हरियाणा में भी योद्धे यानी कि प्रथम शताब्दी में जो कबायली जो गणराज्य था, उनने सोने के सिक्के जारी किए थे। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों मतलब सोने के सिक्के नहीं दोस्तों, ये तांबे के सिक्के उन्होंने जारी किए। सोने के सिक्के गुप्त शासकों के द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि सोने के सिक्के किन के द्वारा जारी किए जाते हैं, गुप्त शासकों। तो दोस्तों आप ये भी बताओ कि सबसे पहला ऐसा कौन सा गुप्त शासक था जिन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, तो आपको बताना है। लेकिन आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने गुप्त साम्राज्य पढ़ा रखा, वहाँ पे विजिट करके उसको स्टडी करके आप कमेंट सेशन में मेरे को बता सकते हैं कि गुप्त शासक में सबसे पहले सोने का सिक्का जारी कौन करता है, कौन सा शासक करता है। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए हैं। ठीक है, तो फिर बाद में 6ठी शताब्दी आते आते सोने के सिक्के मिलने भी कम हो गए थे। दोस्तों सिक्कों का जो अध्ययन होता है, जो स्टडी होती है, उसको मुद्रा शास्त्र हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बात की है, जो आपका सेकंड चैप्टर है उसके ये टॉपिक पढ़े हैं। दोस्तों हम पूरी कोशिश करेंगे कल इस पूरे चैप्टर को पूरा कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों कल हम बात करने वाले इसी जो आपका चैप्टर उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण मूल बातें हम बात करेंगे। और उसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो अभिलेख होते हैं, अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है, उसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर।